भाई ये मार्केट और कितना गिरेगा? हफ्ते भर से ज्यादा का टाइम बीत गया है ये सवाल पूछते पूछते, लेकिन यह गिरावट है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ महीने पहले जो मार्केट रिकॉर्ड हाई पर हाई मारे जा रहा था, सेंसेक्स और निफ्टी, वही उसी बाजार में अब अपने रिकॉर्ड हाई से 12 से 14% नीचे आ चुके हैं। आमतौर पर इतनी गिरावट पूरे साल भर में आती है, लेकिन जब बाजार 4-5 महीनों में ही साल भर जितनी गिरावट दिखा दे तो सवाल आता है कि अभी और कितना गिरना बाकी है। क्या भारतीय शेयर बाजार में बेयर फेज की शुरुआत हो चुकी है? कौन है जो सबसे तेजी से बढ़ते बाजार की रफ्तार को रोकने की कोशिश कर रहा है? इस फीके और नेगेटिव सेंटिमेंट से बचने की क्या तैयारी होनी चाहिए? और सबसे काम का सवाल कि इस नेगेटिव रिटर्न वाले माहौल के बीच में भी क्या कोई ऐसे सेक्टर्स और शेयर बचे हैं जहां पर कमाई के मौके बनते दिख रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के खर्चा पानी में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। पीएनबी का एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम होने वाला है, जहां मिलेगा व्यापार से जुड़े हर सवाल का जवाब। 13 फरवरी को अपने निकटतम पीएनबी शाखा जरूर आए। शुरुआत ताजा अपडेट से। 12 फरवरी को बाजार जिस गिरावट के साथ खुले, ऐसा लगा मानो बाजार छठे दिन भी बड़े नुकसान में बंद होगा, लेकिन कारोबार के बंद होने तक माहौल बदला। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स जहां 900 अंकों की गिरावट के साथ 75,388 के लेवल पर खुला, निफ्टी भी 1% नीचे 22,798 के लेवल पर खुलता दिखा। लेकिन आखिर में कुछ रिकवरी हुई और सेंसेक्स कारोबार के आखिर में 122 अंकों के नुकसान पर 76,171 पर बंद हुआ और निफ्टी 26 अंक से कुछ ज्यादा नीचे जाकर 23,045 के लेवल पर बंद हुआ। लेकिन अभी भी सितंबर में ये अपने ऑल टाइम हाई 26,000 के आसपास के लेवल से काफी नीचे है। इसलिए चर्चाएं चिंताएं शुरू हो चुकी हैं कि क्या भारतीय बाजार में बेयर फेज की शुरुआत हो चुकी है? पोर्टफोलियो में कितना % और नुकसान देखना बाकी है, ये सब जानेंगे। लेकिन पहले घरेलू मार्केट से लेकर कुछ फैक्ट्स बताते हैं जो हमें बाजार की मौजूदा तस्वीर को और साफ साफ पेश करेंगे। सितंबर 2024 को सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने 85,000 का लेवल पार किया और निफ्टी ने 23,800 का। कंपनियों के खराब प्रदर्शन और भू राजनीतिक कारणों से बिकवाली शुरू हुई और मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। नवंबर में बाजार करेक्शन के मोड में जाता दिखा। ऑल टाइम हाई लेवल से बेंचमार्क इंडेक्स 10% से ज्यादा टूट गए। दिसंबर तिमाही में एफआईआईज ने ताबड़तोड़ शेयर बेचने शुरू किए, करीबन $12 अरब की कीमत के। स्थिति ये हो गई कि टॉप 500 एनएसई लिस्टेड कंपनियों में एफआईआई की हिस्सेदारी घटकर 18.8% पर आ गई, जो 12 सालों में सबसे निचला स्तर है। बिकवाली जो शुरू हुई कि अभी तक ये थम ही नहीं पा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर 4,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इनमें से करीबन 1,058 कंपनियां, जिनका टोटल मार्केट कैप करीबन 500 करोड़ रुपए का है, इस समय इन शेयरों के दाम 30% से ज्यादा नीचे आ चुके हैं। भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली के 2-3 प्रमुख कारण हैं वैसे तो, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एफआईआई की भारतीय शेयर बाजारों से निकासी। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि किसी भी शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता क्यों है। जवाब है टू बिल्ड वेल्थ, मतलब अपनी दौलत बढ़ाने के लिए। होता क्या है कि शेयर बाजार में कंपनियां मौके देती हैं। शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां, कोई भी कंपनी हो, छोटी से बड़ी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, छोटी से छोटी क्यों ना हो, उसे बिजनेस चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। जो मुनाफा होता है वो इतना नहीं होता कि बिजनेस को उसी रफ्तार से लगातार चलाया जा सके। ऐसे में कंपनियां आम लोगों को भी मौका देती हैं, अन्य लोगों को मौका देती हैं कि आप आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हिस्सेदार बन जाओ और बिजनेस से जो भी नफा नुकसान होगा उसमें हिस्सेदारी पाओ। इस तरह अच्छी कंपनियों में हिस्सेदार बनकर लोग अपने पैसे को बढ़ाते हैं, यानी वेल्थ क्रिएट करते हैं। लेकिन फंडा सिर्फ इतना सिंपल नहीं है। इस इन्वेस्टर की कैटेगरी में कई तरह के इन्वेस्टर होते हैं। हम और आप जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। फिर आते हैं जो ज्यादा मोटा रकम लगाने की हैसियत रखते हैं, जिन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें डीआईआई कहते हैं, और दूसरे होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें एफआईआई कहते हैं। ये संस्थागत इन्वेस्टर होते हैं। अगर ये संस्थाएं कंट्री बेस्ड हैं, यानी भारत में ही आधारित हैं, तो डोमेस्टिक कहलाती हैं, और अगर विदेश में बसी हैं तो फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाती हैं। इनमें हेज फंड्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, एंडोमेंट फंड्स और पेंशन फंड्स। इनका इन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ों में होता है। ये एक ही बार में लाखों शेयर खरीदते और बेचते हैं, इसलिए इनके किसी भी कदम से शेयर बाजार पर अच्छा खासा असर दिखता है। भारतीय बाजारों में भी इस टाइम इन्हीं का असर दिख रहा है। 11 फरवरी को एफआईआईज ने 4,486 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए।
इसी के साथ फरवरी में उनकी टोटल बिकवाली इस तारीख तक 17,129 करोड़ रुपए हो गए। जनवरी में एफआईआईज ने टोटल 87,374.6 करोड़ के शेयर बेचे। दिसंबर 2024 में यह रकम 16,982.5 करोड़ और नवंबर में 45,974.12 करोड़ और अक्टूबर में 1.14 लाख करोड़ रुपए के शेयर की वैल्यू के बराबर थी। एफआईआई जो भारतीय शेयर बाजार को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव थे कुछ महीनों पहले तक, अब वो भारतीय शेयर बाजार से बिकवाली करके निकल क्यों रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ? आज उनका भरोसा इतना कमजोर क्यों हो रहा है? एफआईआई को ऐसे समझिए कि इनकी रोजी रोटी ही इन्वेस्ट करके आती है, इसलिए जिस जगह पर ज्यादा फायदा दिखता है ये अपना इन्वेस्टमेंट फौरन उस जगह पर शिफ्ट कर लेते हैं। और भारत इस समय उनके स्ट्रेटेजी के हिसाब से बेहद कम रिटर्न वाला बाजार बन चुका है। अमेरिका जैसे दूसरे देश ज्यादा फायदेमंद इस टाइम नजर आ रहे हैं, इसलिए वो हमारे बाजार से पैसे निकाल कर दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगला सवाल उठता है कि आखिर बीते महीनों में ऐसा क्या हुआ है कि भारत से उनका अट्रैक्शन दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहा है? इसके कई कारण हैं। फाइनेंशियल एडवाइजरी फोविस मजार्स इंडिया में पार्टनर अखिल पुरी ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ इन कारणों पर बात की। उनके मुताबिक अमेरिका में बढ़ती हुई बॉन्ड की दरें, मजबूत होता डॉलर और कमजोर रुपए की वजह से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार कम आकर्षक होते जा रहे हैं। बची खुची जो उम्मीद थी वो कंपनियों के तिमाही नतीजों ने तोड़ दी। कंज्यूमर कंपनियों से लेकर ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, सभी के नतीजों ने निवेशकों को चिंता दी है। इन सभी कारणों को डिटेल में समझते हैं कि ये मार्केट मेनली एफआईआई के सेंटिमेंट को क्यों प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिकी डॉलर में तेजी आई और 10 साल का जो अमेरिकी बॉन्ड था उसके यील्ड में भी 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, जब 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड पर ही 4.54% का ब्याज मिल रहा है, वो भी डॉलर के टर्म्स में। तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश करने का कोई मतलब नहीं बनता, खासकर तब जब शेयरों की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो। इसी वजह से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपने शेयर बेचकर दूसरे बाजारों में लगा रहे हैं। कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों को लेकर एचएसबीसी ने कहा, पहले ही इस बात का अंदाजा लगाया जा चुका था कि कंपनियों की अर्निंग कमजोर होगी, लेकिन जो उनके नतीजे आए हैं वो कम एक्सपेक्टेशन से भी और कम आए हैं। अगली 2 तिमाहियों तक ग्रोथ कम ही बने रहने की आशंका है। दरअसल भारत के बाजार जिस लेवल पर पहुंच चुके थे उन्हें जस्टिफाई करने के लिए जरूरी है कि कंपनियों की ग्रोथ अनुमानित रफ्तार से बढ़ती रहे, लेकिन नतीजे उस हिसाब से नहीं आ रहे। वैल्यूएशन गुरु कहे जाने वाले अश्वत्थ दामोदरन की भी कुछ ऐसी ही राय है। उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, भारत इस समय दुनिया का सबसे महंगा शेयर बाजार है। भारत की ग्रोथ स्टोरी कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, लेकिन यह भारतीय कंपनियों के लिए कुल मिलाकर औसतन 31 गुना अर्निंग्स, पी 3 गुना रेवेन्यू और 20 गुना एबिटा के वैल्यूएशन को सही नहीं ठहरा सकते। दामोदरन ने कहा कि अगर कंपनियों के रेवेन्यू और मुनाफे में आने वाली तिमाहियों के दौरान सुधार नहीं दिखता है तो निवेशकों के लिए इन ऊंचे वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना मुश्किल हो सकता है। कंपनियों का जो हाल है सो है ही है। भारत का आर्थिक परिदृश्य भी बदला है। जैसे भारत की जीडीपी ग्रोथ धीमी हो रही है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.4% रहने का अनुमान जताया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही थी। मौजूदा जो प्रॉब्लम्स थे वो थे, लेकिन इनके इतर अब ग्लोबल लेवल पर नई तरीके की चुनौतियां उभरती दिख रही हैं, जिसका असर पूरे देश भर की अर्थव्यवस्थाओं शेयर बाजार पर पड़ रहा है। वो है टैरिफ वॉर। निवेशकों के लिए जो सबसे ताजा परेशानी बनकर उभरा है वो टैरिफ वॉर है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दुनिया भर में ट्रेड वॉर की आशंका गहरा गई है। ट्रंप ने 12 मार्च से स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने टैरिफ के जवाब में जरूरी और सख्त कदम उठाने की बात कही है। ट्रेड वॉर के हालात जब भी बनते हैं तो इनका आर्थिक गतिविधियों पर बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बिजनेस कम होने का मतलब है ग्रोथ कम, और ग्रोथ कम होने का मतलब है रिटर्न कम। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, ऐतिहासिक तौर पर मार्केट में 10% का करेक्शन नॉर्मल है। पिछले 25 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें से 22 बार मार्केट 10% करेक्ट हुआ है। हालांकि जब एक लंबे पीरियड तक मार्केट में कोई करेक्शन नहीं होता है और उसके बाद जब इस तरीके की गिरावट दिखती है तो वो जाहिर तौर पर अनयूजुअल लगती है, जैसा कि अभी हो रहा है। तो अगर जयपुरिया के तर्क माने तो ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये मार्केट तो 12% गिर चुका है। क्या वाकई भारतीय शेयर मार्केट बेयर फेज में पहुंच चुका है? ये जानने के लिए हमने बातचीत की केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया से। बियर मार्केट की अगर हम बात करें तो बियर मार्केट में क्या होता है, आपके नए लो लगते हैं। यानी कल अगर सपोज मान लीजिए 23,000 का लो लगा था तो आज 22,800 का लो लगा। तो इस तरह का चूंकि नीचे के लेवल पे नया लो लग रहा है और जो हाई है, यानी अगर मान लीजिए कल 23,300 का हाई था और आज 23,150 का हाई लगा, तो कल से कम हाई है और कल से कम लो है, यानी हाई भी नीचे आ गया और लो भी नीचे आ गया।
तो ये बताता है कि बाजार जो है वो बियर्स की गिरफ्त में आ चुका है। देखिए बाजार में सिर्फ दो ही चीजें होती है, या तो तेजड़िए होते हैं या मंदड़िए होते हैं। जब तेजड़िए काम करते हैं तो बाजार को वो ऊपर ले जाते हैं, और जब बाजार ऊपर आता है तो नए हाईज लगने शुरू हो जाते हैं, और जब मंदड़िए काम करते हैं तो बाजार में नए लोज लगने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम पिछले कुछ समय का चार्ट देखेंगे, मैं तो कह रहा हूँ आप लास्ट 3 महीने का वीकली चार्ट्स भी देखेंगे, तो आप पाएंगे केवल कुछ रिट्रेसमेंट रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो मार्केट्स में हमने नए लोज लगते हुए देखा। तो डेफिनेटली दिस इज अ बियर मार्केट। 2024 में निफ्टी 50 ने 8.8% का रिटर्न दिया, सेंसेक्स ने 8.2% का। लेकिन जिस हिसाब से अभी मौजूदा माहौल दिख रहे हैं, उसमें 2025 में इन्वेस्टर्स को कितने % एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए रिटर्न की, और किन सेक्टर्स में उन्हें इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढने चाहिए, या फिर किस तरीके के, किस इंडस्ट्री से जुड़े शेयरों में? सुनिए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो रिटर्न्स आएंगे वो स्टॉक स्पेसिफिक आएंगे। ब्रॉड रैली जो है वो अभी मुझे फर्स्ट हाफ में नहीं दिखाई देती, और अप्रैल मई जून का हमें रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा। जो गर्मी के सीजन में हमारी जो फसलें आती हैं, एग्री सीजन कैसा रहता है, हमें उसका वेट करना पड़ेगा। शादियों का जो अपकमिंग सीजन है उसमें कैसी डिमांड क्रिएट होती है मई के महीने में, हमें उन पैरामीटर्स का वेट करना पड़ेगा, तभी हम ये कह पाएंगे कि सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट कैसा रहेगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करता हूँ तो फर्स्ट हाफ में स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए अगर होटल इंडस्ट्री की हम बात करें, तो मुझे लगता है कि होटल इंडस्ट्री मतलब अगर आप देखें तो जिस तरीके से जन सैलाब कुंभ में उमड़ा है, तो वो सिर्फ कुंभ में नहीं जा रहा है, वो बनारस में जा रहा है। तो जो 5 स्टार्स में रहते हैं वो आज भी बनारस में ताज के अंदर रुक रहे हैं, या लीला के अंदर रुक रहे हैं, या फिर मान लीजिए मैं मथुरा वृंदावन की बात करूं तो वहां पे भी 6 से 8 घंटे की लाइन चल रही है। आप कोई भी हॉलीडे डेस्टिनेशन ले लीजिए, इनफैक्ट अगर आप आज गोवा भी जाते हैं तो वहां पे भी आपको इजिली अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक सेक्टर ऐसा है जहां पे अर्निंग्स की जो है वो इशू नहीं आने वाले। सेकंड सेक्टर मुझे ट्रैवलिंग का लगता है, ट्रैवल के अंदर एयरलाइंस का, इंडिगो के अंदर मुझे लगता है कि इस साल जो है वो हम सेफ रह सकते हैं, और इंडिगो जो है वो एक ऐसा स्टॉक है जो हमको 12 से 15% का रिटर्न दे सकता है। तीसरा सेक्टर मुझे लगता है केमिकल सेक्टर जो है वो भी एक सेफ साइड चल रहा है, क्योंकि केमिकल सेक्टर की मैं ओवरऑल बात करूं तो केमिकल सेक्टर में अभी तक ट्रंप ने किसी तरह की कोई बात नहीं करी है टैरिफ लगाने की। लेकिन इन तीनों सेक्टर्स के अलावा जहां मेरे को पर्सनली मुझे जहां पे मैं बहुत बुलिश हूँ वो मुझे लगता है डेटा सेंटर। उपासना जी, डेटा जो है वो आज की डेट में गोल्ड हो चुका है, ऑयल हो चुका है, सब जो भी कुछ है वो डेटा है। और आने वाले साल या 2 साल के अंदर जो है हमारी सरकार इस तरह का कानून ला सकती है कि इंडिया का जो भी डेटा है वो इंडिया के अंदर स्टोर होना चाहिए, यानी इंडिया के अंदर ही वो डेटा रहना चाहिए। तो आज कई सारी कंपनियां जो है जो इंडिया का डेटा बाहर स्टोर कर रही है, उनको वो डेटा इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा, और उस केस में डेटा सेंटर्स की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और मुझे लगता है उस केस में डेटा सेंटर्स रिलेटेड कंपनियां, चाहे वो टाटा कम्युनिकेशन हो, चाहे वो भारती हो, चाहे फिर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, या क्यूमिंस हो, एक और कंपनी है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो भी स्पेसिफिकली डेटा सेंटर के अंदर है। तो ये जो 4-5 कंपनियां, मुझे लगता है इसके अंदर डेटा सेंटर का जो सपोर्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो ये जो 3-4 सेक्टर मैंने आपको बताए हैं, अगर इनमें 20 to 25% शेयरिंग करके हम चलते हैं तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो इस साल आपको 15 से 20% का रिटर्न दे सकता है। देखिए नॉर्मल मार्केट में ये 15 से 20% का रिटर्न कम लगता है, बट जब हम जहां फर्स्ट हाफ के अंदर इंडेक्स को नेगेटिव मान के चल रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो 10 से 15% नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ जो डेल्टा होगा वो 30% का हो जाता है। उपासना जी, और सबसे आखिरी और जरूरी सवाल, इस समय जो इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिनके पैसे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये भी हमने पूछा अपने एक्सपर्ट से। बियर मार्केट्स आर द बेस्ट मार्केट टू इन्वेस्ट। मतलब जब आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो धीरे धीरे बनाना चाहिए। देखिए मार्केट में हमारा एक हमेशा से मानना रहा है कि आप आज कमाए और आज ले जाएं, ऐसा नहीं होता है। देखिए आज किसान भी खेती करता है तो वो पहले खेत को जो है वो हल चलाता है, उसके ऊपर फिर सींचता है और फिर बीज बोता है, फिर उसके बाद जो है फसल आती है, फसल को काटता है, बाजार में लेके जाता है, तब एक पैसा आता है। यानी हर चीज का एक पूरा प्रोसेस होता है। तो आज की डेट में जो ये मार्केट है, ये बियर मार्केट एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया है। यहाँ पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके लिए जो हमने सेक्टर्स बताए हैं जैसे डेटा सेंटर्स है, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इंडस्ट्री इन इंडिया या डिसरप्टिव इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इस तरह के सेक्टर्स में आप पैसा लगा सकते हो ताकि अगले 3-4 साल के अंदर आपका ये मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको इन सेक्टर से मिल सके। दूसरा, आपको क्या नहीं करना है, इस पैनिक में आपको इक्विटी से माइग्रेट नहीं करना है दूसरे सेक्टर के अंदर।
कि मुझे मेरा पोर्टफोलियो 40% डाउन है, मेरा पोर्टफोलियो 50% डाउन है, तो वो बेच के मुझे निकल जाना है। देखिए सेक्टर रोटेशन जो इस तेजी में स्टॉक चले, जरूरी नहीं है वो अगली तेजी में चले, क्योंकि हर तेजी का एक नया शेयर चलता है और हर एक दौर का एक नया हीरो होता है। किसी समय राजेंद्र कुमार थे, राजेश खन्ना आए, अमिताभ बच्चन आए, फिर शाहरुख खान आए। तो इस तरह से हर दौर पे, आज कार्तिक आर्यन है, तो हर दौर पे जो है एक नया एक्टर आता है, उसी तरह से हर दौर पे एक नया सेक्टर आता है। तो मुझे लगता है कि सोलर में जिस तरीके की टैरिफ की वॉर्स का असर दिख रहा है, तो आने वाले समय में डेटा सेंटर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना सवाल भी पूछिए, हम एक्सपर्ट से उसका जवाब लाने की कोशिश करेंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।